From trade to territory is the today's topic of subject history and I am your teacher मुख्तार सर। आज हम इस टॉपिक के हवाले के साथ कुछ बातें शेयर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने सुना कि उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान में आके एक बिज़नेस ट्रेडिंग कंपनी की हैसियत से आके किस तरह से उन्होंने यहाँ के पॉलिटिकल मैटर्स में दखल अंदाजी शुरू कर दी, और जो ही वो यहाँ पर आ जाते हैं अल्टीमेटली धीरे धीरे कंपनी ने अपने इंटरफेयर्स शुरू कर दिए। बैटल ऑफ बॉक्सर के ही बाद हमें ये पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने अपने डोमिनेंस दिखानी शुरू कर दी और अल्टीमेटली उन्होंने अपने इलाकों में जहाँ जहाँ पर उनका कंट्रोल हो जाता था, जो इंडियन रूलर उनके कंट्रोल में आ जाता था, वो उसके दरबार में अपना एक रेजिडेंट छोड़ते थे, अब उसको वहाँ पर अपॉइंट करते थे। रेजिडेंट आप ऐसा समझ लो एक पॉलिटिकल एजेंट होता था ब्रिटिश शर्स का, जो पूरी तरह से बादशाह के पॉलिटिकल अफेयर्स है जो भी वहाँ पर काम किए जाते थे दरबार में, उसको ऊपर नज़र रखता था। और इन्हीं के वजह से एक सिस्टम बाद में डेवलप किया जाने लगा जिसको हम सब्सिडरी अलायंस का नाम देते हैं। और इस सब्सिडरी अलायंस में क्या किया गया, डिसाइड किया गया ब्रिटिशर्स ने कि कोई भी इंडियन रूलर जो उनके कंट्रोल में आ जाता था वो अपनी आर्मी नहीं रखेगा, और जब भी उसको आर्मी की ज़रूरत पड़ेगी वो ब्रिटिशर्स से वो लेगा और उसके बदले में उनको पेमेंट करना पड़ता था मंथली। लेकिन जो बादशाह जो लोकल रूलर ये पेमेंट नहीं दे पाता था तो इस सब्सिडरी अलायंस के मुताबिक वो उसकी टेरिटरी खा देते थे, उसकी टेरिटरी का थोड़ा सा हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लेते थे। तो इसी सब्सिडरी अलायंस के ही चक्कर में लॉर्ड वेशली ने 1801 में ज़बरदस्ती नवाब अवध की आधी जो टेरिटरी हैं अपने कब्ज़े में ले ली थी, क्योंकि वो अपनी जो है इसकी आर्मी ब्रिटिश आर्मी को इस्तेमाल करने के बाद पेमेंट ही नहीं कर पाया। इसी तरह से हैदराबाद का भी जो है इलाका है वो भी ब्रिटिशर्स के कब्ज़े में आ जाता है। तो साउथ इंडियन स्टेट्स में जहाँ तक बात मैसूर की है, टीपू सुल्तान का जो इलाका होता था वहाँ का निज़ाम पहले डिफरेंट था। टीपू सुल्तान जिसको हम टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा करते हैं, ये कंपनी जो है यहाँ पर एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्रेट उनके हवाले से थी टीपू सुल्तान की वजह से। अब इस टीपू सुल्तान के जो फादर थे हैदर अली, जो 1761 से लेके 82 तक मैसूर के राजा थे, उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान वहाँ का राजा बन जाता है, बादशाह बन जाता है। तो ये बड़े स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट कह सकते हैं किंग माने जाते हैं। अब टीपू सुल्तान चूँकि नाक में दम करता था ब्रिटिशर्स से, वो चाहते थे वो किसी तरह से टीपू सुल्तान की इस सिस्टम को ख़त्म कर दे। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने कोशिश की कि वो टीपू सुल्तान को जो है वहाँ से भगाए। अब टीपू सुल्तान के दौर में टीपू सुल्तान ने क्या किया, 1785 की अगर हम बात करें, मालाबार कोस्ट का पूरा ट्रेड उसने अपने कंट्रोल में ले लिया था। यानी कि कोई भी वहाँ से ट्रेड जो होता था वो टीपू सुल्तान के कंट्रोल में था। पेपर, सैंडलवुड, कार्डमम जैसी चीज़ें, या लोकल रूल जो ट्रेडर्स है या वहाँ पर जो मर्चेंट्स थे उनको भी स्टॉप किया गया, उनको भी रोका गया, वो किसी तरह से ब्रिटिशर्स के साथ कोई भी डील ना करें। और फ्रेंच के साथ टीपू सुल्तान ने हाथ मिला के अपनी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी तैयार की जो ब्रिटिशर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी, और ब्रिटिशर्स ने ही देखा। और अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स और इस टीपू सुल्तान के दरमियान एंग्लो मैसूर वार्स हुए, चार जंगें हुई इसके दरमियान टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के दरमियान। लेकिन अल्टीमेटली 1799 में श्रीरंगपट्टनम की वॉर में टीपू सुल्तान को शहीद किया जाता है और ये पूरा इलाका जो है मैसूर का वो ब्रिटिशर्स के कब्ज़े में आ जाता है। इसमें टीपू सुल्तान शहीद किया जाता है और उसके बाद वहाँ पर वेडियार्स जो है वो किंग बनाया जाता है मैसूर का, लेकिन उसको भी सब्सिडरी अलायंस में ही रखा जाता है। इसके बाद दूसरी एक पावर जो साउथ इंडिया में थी वो थी मराठास। ये ज़बरदस्त पावर बन के सामने आ गई। ब्रिटिशर्स ने बाद में इनको भी क्रश करने के हवाले से कोशिशें शुरू कर दी और ब्रिटिशर्स और मराठा के दरमियान जो वार्स हुई उनको हम एंग्लो मराठा वार्स के नाम से जानते हैं। ठीक है सर। तो ये मराठास जो हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, बहुत देर तक इन्होंने इनके साथ जंगें की और अल्टीमेटली 1761 में जो बैटल ऑफ पानीपत होती है, इसके बाद पूरी मराठा डायनासिटी छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाती हैं और ये जो अलायंस थे बाकी छोटे छोटे हिस्से जो हैं एक ही पेशवा के अंडर रहते थे जिसको प्रिंसिपल मिनिस्टर कहा जाता था। तो 3 बड़ी जंगें ब्रिटिशर्स और मराठास के दरमियान हुई और ये बड़ी घमासान जंगें हुआ करती थी और अल्टीमेटली लास्ट जंग में मराठास पूरी तरह से हार जाते हैं। तो पहली जंग जो थी
फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो होती है वो 1775 से लेके 1782 तक होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार थी ये 1782 में ख़त्म होती हैं विद ट्रीटी ऑफ सालबई। ट्रीटी ऑफ सालबा जो है वो 17 मई 1782 में मराठा रिप्रेजेंटेटिव्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान बहुत देर के बाद नेगोशिएशन के हवाले से सेटल डाउन पीस को मेंटेन करने के लिए हुई थी फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के बाद। इसमें वैरन हेस्टिंग ब्रिटिशर्स की तरफ से और महाजी सिंधे जो थे वो मराठास की तरफ से थे इसमें, लेकिन कोई जीता नहीं है, कोई हारता नहीं है। इस वार में ट्रीटी में वो माहिदा करते हैं। सेकेंड एंग्लो मराठा वार में जो है पूरी तरह से जो है एक अच्छा खासा पोर्शन उड़ीसा का, यमुना रिवर के नॉर्दर्न टेरिटरी और दिल्ली आगरा पूरी तरह से ब्रिटिशर्स के कब्ज़े में आ जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो थर्ड एंग्लो मराठा वार होती हैं ब्रिटिशर्स और मराठास के दरमियान 1817 से लेकर 19 तक, उसमें पूरी तरह से ब्रिटिशर्स मराठास को क्रश करके उनकी टेरिटरी अपने कब्ज़े में कर लेते हैं। इसके बाद ब्रिटिश पैरामोंटेसी जो है हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस की जाने लगी। ये एक सुप्रीम अथॉरिटी आप कह सकते हैं। पैरामोंटेसी लॉर्ड हेस्टिंग की लीडरशिप में लाई गई। इसमें ये कहा गया कि अब हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल हो गए थे कि कोई भी इंडियन स्टेट इसकी कंपैरिजन में आता ही नहीं था। और पैरामोंटेसी के हिसाब से नाउ द ब्रिटिशर्स हैव राइट टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी। वो आगे जा सकते हैं, किसी भी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, क्योंकि उनके सामने इतना बड़ा पावरफुल कोई अभी नहीं था। अब उनका हक बनता है कि वो एनेक्सेशन करके इंडिया की डिफरेंट टेरिटरीज को अपने कब्जे में ला सके। ये पैरामोंटेसी का कंसेप्ट ला के ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान के बैंड बजा दी। इसी चक्कर में रानी चन्नामा जो थी उसको जब ये कहा गया आप इसमें आ जाएंगे तो उन्होंने हथियार खड़े कर दिए, ठीक है। चित्तौड़ की रानी हुआ करती थी और रेजिस्टेंस दिखा के ब्रिटिशर्स के साथ लड़ी बेचारी, लेकिन हार जाती है। तो हारने के बाद जो जंग में हार जाती है 1824 में इसको अरेस्ट किया जाता है और अल्टीमेटली जेल में ही रखा जाता है इसको बहुत देर तक, और 1829 में अल्टीमेटली जेल में ही बेचारी मर जाती है। अच्छा, इसके बाद ब्रिटिशर्स नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को भी अपने कब्जे में लाना चाहते थे और इस हवाले से उन्होंने अफ़गानिस्तान और पंजाब जैसे बड़े पावर्स के साथ बहुत देर तक जंगें की और उनकी टेरिटरीज़ को भी अल्टीमेटली 1843 में अफ़गानिस्तान और 1849 में जो है पंजाब को भी अपने कब्ज़े में लेके एक अच्छा खासा जो इलाका ब्रिटिश एम्पायर में लाया, ठीक है। इसके बाद एक और पॉलिसी ब्रिटिशर्स के ही दौर में लाई गई, वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है लॉर्ड डलहौजी ने लाई, इसके दौर में लाई गई थी जब वो गवर्नर जनरल था हिंदुस्तान का। 1848 से लेके 1856 तक ये यहाँ पर गवर्नर जनरल था। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? ये एक पॉलिसी थी, एक रूल था जो ब्रिटिशर्स ने लाया था, एनेक्सेशन पॉलिसी थी ये बेसिकली। इसमें क्या था कि कोई भी इंडियन रूलर अगर वो मर जाता है लेकिन अगर उसका कोई बेटा नहीं होता था तो इस पॉलिसी के हिसाब से उसकी जो टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चली जाती थी। तो ये जुल्म था भाई साहब। हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब इस पॉलिसी के हिसाब से सतारा का इलाका, संबलपुर, उदयपुर और झांसी जैसे इलाके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चक्कर में ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में गए। अब इन में इसके बाद अवध भी 1856 में कंपनी के ही कंट्रोल में आ जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से। लेकिन यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, जब हम नज़र डालते हैं नए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरफ जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था उसकी तरफ हम नज़र देखें तो वॉरेन हेस्टिंग जो थे 1773 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मुकर्रर किए जाते हैं और इसके आने के साथ ही इसने जो है पूरी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को 3 प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, क्योंकि ये डोमिनेट रीजन्स थे ब्रिटिशर्स के हवाले से। अब इसके बाद इन्होंने जो है कोड ऑफ लॉ इसने लाया, जिसमें इसने पंडित उसको लाया, हिंदू पंडित उसको लाया और मुसलमान मुफ्तियों को लाया ताकि एक कानून यहाँ पर बना सके। और इसके अलावा इसने सिविल और क्रिमिनल कोड्स अलहदा कर दिए। लेकिन ये सारा कुछ कलेक्टर की ही सुपरविजन में होता था, ब्रिटिश कलेक्टर के सुपरविजन में। इस तरह से इसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और रेवेन्यू कलेक्शन के हवाले से भी जो है नई नई पॉलिसीज़ लाई। अब अगर हम ब्रिटिश आर्मी की बात करते हैं पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक, तो कंपनी की जो आर्मी थी ये पहले से नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर पहले इंडियन रूलर्स हुआ करते थे। कॉलोनियल रूल से पहले मुगलिया सल्तनत के पास एक अच्छी खासी आर्मी हुआ करती थी 2 सूरतों में।
एक होती थी कैवलरी, जिनको हम पैदल जो होते थे आर्मी, और इन्फेंट्री जो घोड़ों पे हुआ करती थी। ये मुग़ल आर्मी में ज़्यादातर कैवलरी हुआ करती थी। लेकिन बाद में ब्रिटिशर्स ने 18th सेंचुरी में जो है अपनी आर्मी को बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर। या इन्होंने 18th सेंचुरी में मुगलिया सल्तनत में जो लोग थे उन्होंने भी अच्छी खासी आर्मी, ट्रेनड आर्मी, प्रोफेशनल सोल्जर्स को बनाना स्टार्ट कर लिया था। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपनी आर्मी को वेल ट्रेनड और अच्छी तरीके से बनाना स्टार्ट कर लिया था, जिनको वो सिपाही कहते थे। अच्छा, अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने ये एक अच्छा खासा यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर भी इंट्रोड्यूस कर लिया था, जिसमें ट्रेनिंग होती थी, एक ख़ास तरीके की यूनिफॉर्म ड्रिल सिस्टम ये स्टार्ट किया था। लेकिन बाद में इसी मिलिट्री कल्चर की ही वजह से इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स के दरमियान पंगे हुए, जिसकी वजह से रिवोल्ट्स भी क्रिएट हो जाते हैं, जिसको हम देख चुके हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट नंबर 2। तो अगले वीडियो तक के लिए सलामत रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।